Hello friends, welcome back to my channel Learn Law Buddy LLB. In previous video we studied about the introduction and changes made in BSA. Now we are going to start with the BARE Act. तो अब हम स्टार्ट करते हैं शुरू से पार्ट 1 चैप्टर 1 वो क्या है प्रीलिमिनरी। उसमें कौन कौन से सेक्शन कवर होते हैं सेक्शन 1 एंड 2। तो आज हम करेंगे सेक्शन 1 एंड 2। सेक्शन 1 क्या कहता है शॉर्ट टाइटल एप्लीकेशन एंड कमेंसमेंट। ये कहता है दिस एक्ट इज नोन एज भारतीय शख्सिय अधिनियम 2023। इस एक्ट को भारतीय शख्सिय अधिनियम 2023 कहा जाता है क्योंकि ये 2023 में बिल पास हुआ था इसलिए। अब देखते हैं कि सेक्शन 1 जो है एविडेंस एक्ट का उसका एप्लीकेशन जो था वो इंटायर टेरिटरी ऑफ इंडिया मतलब कि होल इंडिया पर अप्लाई होता था, लेकिन जो भारतीय शख्सिय अधिनियम है मतलब कि बीएसए है उसमें ये प्रोविजन नहीं है। इसमें यही है कि इसमें इंडिया जो है वो ऐड नहीं किया गया। इसमें क्या दिया गया हुआ है इट इंटेंड्स टू फैसिलिटेट द एडमिसिबिलिटी ऑफ डिजिटल एविडेंस ओरिजिनेटिंग फ्रॉम लोकेशंस आउटसाइड इंडिया। अब इसका क्या मतलब है ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी ये चीज बताई थी कि जो भी एविडेंस डिजिटली रिकॉर्ड होते हैं आउटसाइड इंडिया, एविडेंस आउटसाइड इंडिया जो भी एविडेंस हैं वो सभी इंडिया में भी एडमिसिबल होंगे। बीएसए में यही चेंज किया गया है कि जो भी एविडेंस है आउटसाइड इंडिया है वो सभी एडमिसिबल होंगे। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या बताता है हमको। नेक्स्ट पॉइंट यही बताता है इट अप्लाइज टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स बिफोर द कोर्ट। अब जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में क्या आ गया सिविल और क्रिमिनल दोनों ही आते हैं इंक्लूडिंग कोर्ट मार्शल। जो पिछला था इंडियन एविडेंस एक्ट उसमें कोर्ट मार्शल नहीं था, इसमें कोर्ट मार्शल भी आ चुका है। बट नोट अप्लाइज ऑन एफिडेविट्स प्रेजेंटेड टू एनी कोर्ट और ऑफिसर नोर टू द प्रोसीडिंग्स बिफोर एन आर्बिट्रेटर। ये किस किस पे अप्लाई नहीं होगा एफिडेविट्स और प्रोसीडिंग्स जो कि आर्बिट्रेटर के सामने होती है, जैसे आर्बिट्रेशंस में होती है ना वो वाली प्रोसीडिंग्स इसमें नहीं इंक्लूड होंगी। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है इट शैल केम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट। ये क्या बताता है कि ये कब से लागू होगा 1 जुलाई 2024 को। उन्होंने यही कहा ना जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट है वो नोटिफिकेशन में अपने नोटिफिकेशन में जारी करेगी वही डेट को ये फोर्स में आएगा। तो वो कौन सी थी 1 जुलाई 2024। ठीक है, हमारा फर्स्ट सेक्शन यही बताता है हमको। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सेकंड सेक्शन, उसमें क्या इंक्लूड होता है डेफिनेशंस। डेफिनेशंस हमें दी गई हैं सेक्शन 2 में बीएसए में। पहली डेफिनेशन आ गई कोर्ट की। अब कोर्ट में क्या इंक्लूडेड है सेक्शन 2(1)(a) कोर्ट की डेफिनेशन प्रोवाइड करता है और इसमें क्या क्या इंक्लूड है ऑल जजेस एंड मैजिस्ट्रेट्स। जजेस कौन से होते हैं सिविल केसेस में और मैजिस्ट्रेट कौन से होते हैं क्रिमिनल केसेस में। ठीक है, ये दोनों इंक्लूड होंगे कोर्ट में। इनके सामने जो भी प्रोसीडिंग होगी वो सभी कोर्ट में ही इंक्लूड होंगी। और कौन आ जाते हैं पर्सन्स एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर्स। इसका मतलब है कि कोर्ट की डेफिनेशन में आर्बिट्रेटर्स नहीं आते। और पर्सन्स कौन से आते हैं हु आर लीगली ऑथराइज्ड टू टेक एविडेंस। ये इसकी एग्जांपल देती हूं। कोई भी एक्स लॉयर या कोई भी पर्सन होगा जिसको जज क्या करेगा बुलाएगा किसके लिए एविडेंस रिकॉर्ड करने के लिए। इनको लोकल कमिश्नर्स भी बोला जाता है। ठीक है, ये सभी कोर्ट की डेफिनेशन में इंक्लूड होगा। ऐसे पर्सन्स जो कि जज बुलाता है एविडेंस रिकॉर्ड करने के लिए
तभी तो वो लीगली ऑथराइज्ड होते हैं ना, क्योंकि जज ने उनको बोला है। ठीक है, ये सारा इंक्लूड होता है कोर्ट की डेफिनेशंस में। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं डॉक्यूमेंट पे। डॉक्यूमेंट कहाँ पे दिया होगा? सेक्शन 2(1)(d). ये क्या डिफाइन करता है? डॉक्यूमेंट। ठीक है, डॉक्यूमेंट का क्या मतलब होता है? कोई भी मैटर, एनी मैटर क्या है? एक्सप्रेस्ड, डिस्क्राइब्ड, और कौन सा है? अदरवाइज। ये तीनों ही रिकॉर्डेड होंगे, वैसे भी और रिकॉर्डेड भी, कोई भी सब्सटेंस पे होंगे। ठीक है, अदरवाइज का मतलब है एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड के अलावा कुछ भी, किसी भी सब्सटेंस पे होंगे बाय मीन्स ऑफ, कौन से मीन्स होंगे? लेटर्स, फिगर्स, मार्क्स और कोई भी मीन्स, इनके अलावा और कोई भी मीन्स, एक या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। उनका इंटेंशन क्या होगा? टू बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग दैट मैटर, उसको हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट। और इसमें क्या क्या इंक्लूड कर दिया गया? बीएसए में इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड भी इंक्लूड कर दिए गए। हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा था ना कि इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड को डॉक्यूमेंट में इंक्लूड किया गया है, वही है ये। अब देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ऑन ईमेल्स, सर्वर लॉग्स, documents on computers, laptops, smartphones, messages, websites, locational evidence, voicemail messages, जो भी डिजिटल डिवाइसेस पे डॉक्यूमेंट्स होंगे वो सभी डॉक्यूमेंट्स ही कहलाएंगे। ये सभी इसकी एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से? पब्लिक और प्राइवेट। ये दोनों हम आगे पढ़ेंगे जब हम इन सेक्शंस पे पहुंचेंगे। ये 74 सेक्शन में दिए गए हुए हैं। आगे हम आते हैं एविडेंस पे। एविडेंस कहाँ पे रिकॉर्डेड है? सेक्शन 2(1)(e). एविडेंस वहां डिफाइन किया गया है सेक्शन 2(1)(e) में, जिसका मतलब और इंक्लूड। अब हम देख रहे हैं कि ये मीन्स और इंक्लूड बहुत जगह पे आ रहा है। अब देखते हैं कि इसका क्या मतलब है। मीन्स एंड इंक्लूड, ये बहुत जगह पे आ रहा है। मीन्स का मतलब होता है नॉट एग्जॉस्टिव। ठीक है, और इंक्लूड का मतलब होता है लिस्ट। मीन्स जब होता है ना, उसमें उसका मतलब पूरा बताया गया होता है, और इंक्लूड में क्या दिया गया होता है? लिस्ट दी गई होती है कि इसमें क्या क्या आएगा। इनका माइनर सा डिफरेंस है, ये पता चल गया। एविडेंस में क्या क्या इंक्लूड होता है? ओरल एविडेंस और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ठीक है, ओरल एविडेंस कौन सा होता है? ऑल स्टेटमेंट्स विच द कोर्ट परमिट्स और रिक्वायर्स टू बी मेड बिफोर इट बाय विटनेस रिलेटेड टू द इशू, एंड सच स्टेटमेंट्स कैन ऑल्सो बी गिवन इलेक्ट्रॉनिकली। अब इसको हम डिटेल में देखते हैं। ओरल एविडेंस ये क्या होता है? जो कि टेस्टिमनी रिकॉर्ड होती है कोर्ट में। ठीक है, उसको हम बोलते हैं ओरल एविडेंस। ये क्या क्या होती है? ये रेलिवेंट स्टेटमेंट होनी चाहिए, कोर्ट के सामने होनी चाहिए, आगे क्या है? कोर्ट परमिट करेगा विटनेस को, ये मैंडेटरी होता है। ठीक है, ये सभी मैंडेटरी होते हैं ओरल एविडेंस में। जो भी टेस्टिमनी और डेपोजिशन रिकॉर्ड होती है कोर्ट में, उसको हम बोलते हैं ओरल एविडेंस। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल ले लो,
कोई भी केस है ए वर्सेस बी, कौन सा केस है ये? सिविल केस रिगार्डिंग प्रॉपर्टी डिस्प्यूट। अब इसमें जो भी एविडेंसेस देने आएंगे, जैसे ए ने सी को डी को बुलाया, सी हो गया जिसने रेंट नोट लिखा है, सपोज केस रेंट का है, ठीक है। सी है जिसने रेंट नोट लिखा है और उसमें विटनेसेस भी थे उसकी प्रेजेंस में, किसकी? सी की प्रेजेंस में। तो ये एक विटनेस हुआ, कॉम्पिटेंट विटनेस है। इसकी स्टेटमेंट जो भी कोर्ट में होगी रिकॉर्ड, उसको हम क्या बोलते हैं? एविडेंस, ओरल एविडेंस। ऐसे ही ए अपने केस को प्रूव करने के लिए सी डी ई जिसको भी बुलाएगा अपने हक में गवाही देने के लिए, वो सभी इंक्लूड होते हैं ओरल एविडेंस में। ऐसे ही सेम बी भी अपने विटनेसेस को बुलाएगा और उनके भी एविडेंसेस ओरल एविडेंसेस होंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं इसी में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या होता है? अब ऊपर बताया ना, इलेक्ट्रॉनिकली भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली रिकॉर्ड भी हो सकता है, और ओरल एविडेंस जो है उसमें भी कोई भी एविडेंस है वो भी इलेक्ट्रॉनिकली हो सकता है। बीएसए में ये प्रोविजन आई है न्यू। अब हम देख रहे थे क्या? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिकली रिकॉर्ड भी होता है। डॉक्यूमेंट जो कि कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया जाता है उसको हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। किसके लिए किया जाता है? इंस्पेक्शन के लिए, ठीक है। अब इसमें एग्जांपल देते हैं, सेम जैसे ऊपर रेंट नोट वाला केस था ना, उसमें ए के पास रेंट नोट है। अगर तो उसने अपने केस में केस फाइल के साथ लगाया है वो रेंट नोट, तो वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस गिना जाएगा। ओके, इसको हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं फैक्ट्स पे। नेक्स्ट डेफिनेशन है फैक्ट। फैक्ट किस में डिफाइन है? सॉरी, ये 2 लिखा गया। फैक्ट किस में डिफाइन है? सेक्शन 2(1)(f). ओके, इसका मतलब क्या है? मीन्स एंड इंक्लूड एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग, रिलेशन ऑफ थिंग्स कैपेबल ऑफ परसीव बाय द सेंसेस। इसका क्या मतलब है? कोई भी चीज या उसकी स्टेट या उसका रिलेशन, ठीक है। एनीथिंग, कुछ भी। जैसे एग्जांपल ले लो पेन, ठीक है। उसकी स्टेट क्या हुई? स्टेट इसकी हुई रेड पेन, मतलब ये रेड कलर का है, ठीक है। रिलेशन इसका क्या हुआ? इट केप्ट नेक्स्ट टू ब्लू पेन, मतलब ये ब्लू पेन के साथ ही रखा हुआ है, ठीक है। ये क्या हो गया? फैक्ट हो गया, ठीक है। ये क्या होना चाहिए? परसीव बाय सेंसेस। सेंसेस क्या होते हैं? हेयरिंग, सेंसिंग एक्सेट्रा, टचिंग।
इसको हम बोलते हैं सेंसेस, जिसको कि हम महसूस कर सकते हैं, सुन सकते हैं, वो सभी होते हैं परसीव बाय सेंसेस। ठीक है, क्या आ गया? एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन इज कॉन्शियस। मेंटल कंडीशन में क्या क्या आता है? अब मेंटल कंडीशन में आ गया हमारे पास जैसे कि किसी का ओपिनियन, रेपुटेशन, बिलीफ एटसेट्रा। हर एक पर्सन का अपना अपना अलग अलग ओपिनियन होता है, उसको हम कहते हैं मेंटल कंडीशन। जो भी वो सोचता है, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं अब हम, ए थिंग्स बी हैज गुड रेपुटेशन। इसका क्या मतलब हो गया? गुड मतलब कि अच्छी रेपुटेशन है बी की, ए सोचता है। ठीक है, ये क्या हो गया? एक थिंकिंग होगी, ओपिनियन हो गया इसका, वो भी एक फैक्ट है। ठीक है, इसी को हम कहते हैं फैक्ट। फैक्ट्स कितने टाइप के होते हैं? फिजिकल फैक्ट, साइकोलॉजिकल फैक्ट। फिजिकल फैक्ट कौन सा होता है? जो कि परसीव कर सकते हैं हम सेंसेस से, टच कर सकते हैं उससे, सुन सकते हैं, कुछ भी। साइकोलॉजिकल कौन से होते हैं? कोई भी मेंटल कंडीशन किसी भी पर्सन की जो कि कॉन्शियस है, उसको हम बोलते हैं साइकोलॉजिकल फैक्ट्स। अब हम देखते हैं फैक्ट इन इशू। ये किस में डिफाइन है? सेक्शन 2(1)(g). इसका क्या मतलब है? एनी फैक्ट फ्रॉम विच आइदर बाय इटसेल्फ और इन कनेक्शन विद अदर फैक्ट। इसका मतलब क्या हो गया? इसमें दो फैक्ट्स इंक्लूड होते हैं। एक फैक्ट का रिलेशन दूसरे फैक्ट से होता है। ठीक है, उसने बोला ना इन कनेक्शन और बाय इटसेल्फ, मतलब एक भी हो सकता है और दो भी हो सकते हैं। ठीक है, क्या करता है? उसकी एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस, नेचर और एक्सटेंट बताता है किसकी? कोई भी राइट, लायबिलिटी, डिसेबिलिटी जो असर्ट किए गए हो या फिर डिनाई किए गए हो, मतलब कि माने गए हो या फिर डिनाई किए गए हो। किसमें? कोई भी सूट और प्रोसीडिंग, प्रोसीडिंग दोनों होगी, सिविल और क्रिमिनल। ओके, उसको हम बोलते हैं फैक्ट इन इशू। फैक्ट इन इशू जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, ए ने बी का मर्डर किया है। ठीक है, इसमें फैक्ट इन इशू क्या क्या होंगे? ए ने बी का मर्डर किया है या नहीं, और क्या हो सकता है? ए की इंटेंशन थी बी का मर्डर करने की या नहीं। ठीक है, ये जो होते हैं ये हो गए फैक्ट इन इशू, जो कि रीजन हम देखते हैं कि अगर कोई भी मर्डर या कोई भी केस आया है, उसमें जो भी हम रीजन देखते हैं कि क्या पॉसिबल रीजन हो सकते हैं, उसको हम बोलते हैं फैक्ट इन इशू। अब इसमें मर्डर में क्या मेन इंग्रेडिएंट्स हैं? इंटेंशन और एक्ट। अब हम देखेंगे कि ये है, अगर हैं तो वो माने जाते हैं फैक्ट इन इशू। ओके, फैक्ट इन इशू अब देखें तो सिविल केसेस होते हैं जो, उसमें इश्यूज फ्रेम होते हैं और वो क्वेश्चन की फॉर्म में होते हैं। और क्रिमिनल में क्या होता है? फैक्ट इन इशू, जो कि क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं होते। ठीक है, इसमें हमें अब एक्सप्लेनेशन भी दी हुई। Whenever under the provisions of law for the time being in force relating to civil procedure, any court records an issue of fact, the fact to be asserted or denied in the answer to the such issue is a fact in issue. ओके, इसमें बताया गया है कि जो भी सिविल प्रोसीजर से रिलेटेड प्रोसीडिंग्स है उसमें कोर्ट रिकॉर्ड करती है जो इशू फैक्ट के रिलेटेड, फैक्ट माना गया है या डिनाई किया गया है आंसर में,
उस इशू के, उसको बोलते हैं फैक्ट इन इशू। ओके, नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं रेलिवेंट पे। रेलिवेंट में क्या है, डेफिनेशन ऑफ रेलिवेंट इज गिवन इन सेक्शन 2(1)(k) में, ठीक है, जो क्या स्टेट करती है, फैक्ट कब रेलिवेंट होते हैं अनदर फैक्ट के। इसका मतलब क्या होगा, 2 फैक्ट्स। एक फैक्ट जो है वो दूसरे फैक्ट से रिलेट करता है, दूसरा फैक्ट उसको रेलिवेंट बनाता है, ठीक है। व्हेन इट इज कनेक्टेड विद अदर, वही आ गया ना, एक फैक्ट दूसरे फैक्ट्स के साथ कनेक्टेड है। अगर एक फैक्ट दूसरे फैक्ट के साथ कनेक्टेड है, रिलेशन में है, और वो रेलिवेंट होना चाहिए। in any of the ways referred to in the provisions of this अधिनियम relating to the relevancy of fact। अब हम देख रहे थे रेलिवेंट फैक्ट। रेलिवेंट फैक्ट क्या है, एक फैक्ट अकेला कभी भी रेलिवेंट नहीं हो सकता, ये 2 फैक्ट्स का रिलेशन होता है, कनेक्शन होता है जो 2 फैक्ट्स का, उसको रेलिवेंट कहते हैं। रेलिवेंट फैक्ट क्या है, कनेक्टेड टू फैक्ट इन इशू और अदर रेलिवेंट फैक्ट। इन दोनों का जो रिलेशन होता है वो एक फैक्ट को रेलिवेंट बनाता है। प्रूफ में क्या क्या आता है, प्रूव्ड, डिसप्रूव्ड और नॉट प्रूव्ड। प्रूव्ड किस में दिया गया हुआ है, सेक्शन 2(1)(j) में। ये क्या डिफाइन करता है, फैक्ट इज सेड टू बी प्रूव्ड, कब माना जाता है कि एक फैक्ट जो है वो प्रूव्ड है, जबकि कोर्ट बिलीव करती है कि वो फैक्ट एग्जिस्ट करता है और प्रोबेबल है, उसको कंसिडर करने के बाद। प्रोबेबल क्या होता है, प्रूडेंट मैन की जो होती है टेस्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी, उसकी जो भी प्रोबेबिलिटी होती है उसको टेस्ट करती है कोर्ट। अगर वो ठीक है तो वो मान लेती है कि ये एग्जिस्ट करता है और ये प्रूव्ड फैक्ट है। वो किससे करती है कोर्ट एनालाइज, प्रूडेंट मैन के बिहेवियर से, एविडेंसेस से, प्रिजम्पशन से, और भी बड़े फैक्टर होते हैं। अब हम देखते हैं डिसप्रूव्ड क्या होता है। डिसप्रूव्ड दिया हुआ है सेक्शन 2(1)(c) में। फैक्ट इज सेड टू बी डिसप्रूव्ड व्हेन कोर्ट बिलीव्स इट डज नॉट एग्जिस्ट और प्रोबेबल आफ्टर कंसिडरिंग इट, कि जब कोर्ट मान लेती है एक प्रूडेंट मैन के बिहेवियर वगैरह से और भी कई फैक्टर्स कंसिडर करके कि ये फैक्ट एग्जिस्ट नहीं करता, तो वो डिसप्रूव्ड हो जाता है। नेक्स्ट आ गया नोट प्रूव्ड। नोट प्रूव्ड किस में दिया गया है, सेक्शन 2(li) में। नोट प्रूव्ड क्या है, फैक्ट कब माना जाता है कि वो नोट प्रूव्ड है, जब वो ना तो प्रूव हुआ हो और ना ही डिसप्रूव हुआ हो, उसको बोलते हैं नोट प्रूव्ड। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं प्रिजम्पशंस पे। प्रिजम्पशंस कौन कौन सी होती है, मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ। मे प्रिज्यूम किस सेक्शन में दिया गया, सेक्शन 2(1)(h) में। मे प्रिज्यूम क्या है, ये डिस्क्रिशनरी होता है, कोर्ट चाहे तो इसको मान सकती है, ना चाहे तो नहीं मान सकती, ठीक है, डिस्क्रिशन होती है कोर्ट की। इफ कोर्ट प्रिज्यूम द फैक्ट, अगर कोर्ट प्रिज्यूम कर लेती है उस फैक्ट को, वो रिबर्टेड भी हो सकता है। नेक्स्ट पार्टी जो है, ऑपोजिट पार्टी, वो उसको रिबर्ट भी कर सकती है। अगर अगली पार्टी रिबर्ट नहीं करती तो वो ऑटोमेटिकली ही प्रूव्ड कंसिडर्ड किया जाएगा। नेक्स्ट आ गया शैल प्रिज्यूम। सेक्शन 2(1)(l) शैल प्रिज्यूम को डिफाइन करता है, ये मैंडेटरी होता है, ये वो प्रूफ होता है, ये वो प्रिजम्पशन होती है जो कि कोर्ट मानती ही मानती है। कोर्ट टू प्रिज्यूम सर्टेन फैक्ट, अदर पार्टी जो अगली पार्टी होती है वो उसको रिबट कर सकती है। अगर कोर्ट ने मान भी लिया है इस प्रिजम्पशन को, फिर भी अगली पार्टी जो है वो रिबट कर सकती है। नेक्स्ट आ गया कंक्लूसिव प्रूफ। इट डिफाइंस अंडर सेक्शन 2(1)(b)। इसका क्या मतलब है, व्हेन वन फैक्ट इज डिक्लेयर्ड बाय दिस अधिनियम टू बी कंक्लूसिव प्रूफ। मतलब कि बीएसए में जो भी फैक्ट
डिक्लेयर किया गया है कि वो कंक्लूसिव प्रूव है, कोर्ट को उसको, शेल का मतलब होता है मैंडेटरी, मे का मतलब होता है कि मान भी सकती है नहीं भी मान सकती, लेकिन शेल का मतलब होता है उसको मानना ही पड़ेगा। बीएसए के अंडर जो भी फैक्ट डिक्लेयर है एज अ कंक्लूसिव प्रूफ, वो कोर्ट को मानने होंगे कि वो कंक्लूसिव प्रूफ ही हैं, एंड उसके अगेंस्ट कोई भी एविडेंस जो है अलो नहीं किया जाएगा उसको डिसप्रूव करने के लिए। ओके, यहाँ इसमें कई फैक्ट्स ऐसे भी होते हैं जिसको कि रिबट नहीं किया जा सकता। आज की क्लास में बस यही था। अब नेक्स्ट हम करेंगे रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स। इस वीडियो के नोट्स की पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर देना। थैंक यू।